कश्मीर में सेना ने 3 और आतंकवादियों को मार गिराया है। तीनों जाकिर मूसा गुट के आतंकी थे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से ये मुठभेड़ पुलवामा के त्राल में हुई। मारे गए तीनों हिजबुल से अलग हुए आतंकवादी जाकिर मूसा के गुट के हैं। तीनों आतंकियों की पहचान हो चुकी है। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है। सर्च ऑपरेशन जारी है। अंदेशा है कि 1 या 2 आतंकी और हैं जो जंगल में छिपे हो सकते हैं। इस बीच सेना ने आतंकियों की घुसपैठ कराने को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ नए सबूत सामने रखे। सेना ने 7 अगस्त को माछिल एनकाउंटर में मारे गए 5 आतंकियों के बरामद हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, खाने के सामान और दवाइयां सामने रखी। सभी मेड इन पाकिस्तान है। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में पिछले 6 दिन में 13 आतंकवादियों को मार गिराया है। 7 अगस्त को सेना ने माछिल सेक्टर में लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी मार गिराए। 5 अगस्त को सेना ने सोपोर में लश्कर के 3 आतंकवादियों को मार गिराया। 4 अगस्त को 1 आतंकी और 3 अगस्त को 2 आतंकवादियों को मार गिराया। कश्मीर में सुरक्षा बलों के हाथों इस साल 130 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। मारे गए तीनों आतंकी अलकायदा के संगठन अंसार गजवत उल हिंद के सदस्य थे। आतंकी जाकिर मूसा कश्मीर में इस संगठन का प्रमुख है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने फिर सीज फायर तोड़ा। एलओसी पर पाकिस्तानी गोलीबारी में सेना के एक जवान ने शहादत दे दी। जम्मू कश्मीर के केजी सेक्टर में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों पर फायरिंग कल दोपहर 3 बजे करीब शुरू की। पाक सैनिकों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर 80 mm के मोर्टार भी दागे। इस हमले में 20 कुमाऊं रेजिमेंट के जवान पवन सिंह सुगरा बुरी तरह से जख्मी हो गए। बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। शहीद पवन सिंह सुगरा पिथौरागढ़ के रहने वाले थे और 2 साल पहले ही सेना में भर्ती हुए थे। पाकिस्तानी फायरिंग का सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान 2 दिन में 3 बार सीज फायर तोड़ चुका है। 7 अगस्त को उसने नौशेरा में फायरिंग की थी। पाकिस्तान आर्मी इस साल के 7 महीनों में भारतीय चौकियों पर 285 बार फायरिंग कर चुकी है। जुलाई में पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन में 9 जवानों समेत 11 लोगों की मौत हुई थी और 18 लोग घायल हुए थे। पाक सेना ने जून 2017 में 23 बार सीज फायर तोड़ा था, जिसमें 3 जवानों समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। खुफिया एजेंसी अलर्ट कर चुकी हैं कि 15 अगस्त के पहले 50 से 60 आतंकी पीओके से घुसपैठ की फिराक में हैं। आतंकियों को कवर देने के लिए ही पाक आर्मी लगातार गोलीबारी कर रही है। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर संसद के दोनों सदनों में विशेष चर्चा की जा रही है। इस दौरान लोकसभा में पीएम मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चर्चा में हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के 75 साल पूरे होने पर संसद के दोनों सदनों में आज विशेष चर्चा हो रही है। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 9 अगस्त का एक महत्वपूर्ण स्थान है। पीएम ने इस दौरान देश को नया नारा दिया, करेंगे और करके रहेंगे। मैं समझता हूँ आज फिर से एक बार 2017 में जबकि क्विट इंडिया मूवमेंट के हम 75 साल मना रहे हैं, उस समय विश्व में वो अनुकूलता है जो भारत के लिए बहुत सानुकूल है और उस अनुकूल व्यवस्था का फायदा हम जितना जल्दी उठा दें। उस समय का सूत्र था करेंगे या मरेंगे। आज 2017 में 2022 को भारत कैसा हो इस संकल्प लेकर के अगर चलना है तो हम लोगों को भी हम सब मिलकर के देश से भ्रष्टाचार दूर करेंगे और करके रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चर्चा में बोलते हुए बिना नाम लिए आरएसएस पर हमला किया और कहा कि ऐसे संगठन शुरू से आंदोलन के खिलाफ थे। सोनिया ने पीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में फिलहाल बहस करने का स्पेस काफी कम हो गया है और लोग डर और भय के माहौल में जी रहे हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आज़ादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। मुझे लगता है कि जब हम क्विट इंडिया की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं तब देशवासियों के मन में कई आशंकाएं भी हैं। सोनिया गांधी के दिए बयान की राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आलोचना की है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा का कहना है कि सोनिया गांधी का बयान उनकी हताशा को दिखाता है।
मुझे लगता है इस ऐसे मौके पर ये सब बातें करना ये बहुत ही एक कुंठित विचारधारा को दर्शाता है। और मैं तो संसद में बैठे हुए सबकी बातें सुन रहा था, अफसोस हो रहा था, सही में पूछे तो। भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं सालगिरह पर बीजेपी आज से लेकर 30 अगस्त तक कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कार्यक्रम के तहत 10 से 14 अगस्त तक बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालेगी। 1942 में मुंबई के आजाद मैदान से भारत छोड़ो की शुरुआत हुई। आजाद मैदान से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से भारत छोड़ने का ऐलान किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 940 लोग मारे गए थे। आंदोलन से जुड़े 1630 लोग घायल और 18,000 लोग नजरबंद किए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े 60,229 सेनानियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले पीएम ने ट्वीट कर कहा था कि 75 साल पहले अंग्रेजों से भारत को मुक्त करना जिम्मेदारी थी और आज गरीबी, गंदगी, भ्रष्टाचार और जातिवाद से भारत को मुक्ति दिलाना है। गुजरात से राज्यसभा के जीते गए तीनों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो गया है। देर रात तक चले ड्रामे के बाद रात करीब 2 बजे चुनाव आयोग ने कांग्रेस के अहमद पटेल की जीत पर मुहर लगा दी। गुजरात में राज्यसभा के लिए 3 सीटों का फैसला हो गया। अमित शाह और स्मृति ईरानी के अलावा तीसरी सीट पर कांग्रेस के अहमद पटेल को विजयी घोषित किया गया। विवाद के बीच चुनाव आयोग ने देर रात 2 बजे फैसले का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 बागी विधायक राघव जी और भोला भाई गोहिल के वोट को रद्द कर दिया, जिसके बाद अहमद पटेल की जीत पक्की हुई। बीजेपी ने आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है। चुनाव आयोग का ये डिसीजन से हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और न्याय पाएंगे। एक संसद बनने के लिए अहमद भाई पटेल ने 15 एमएलए को उनका भविष्य बिगाड़ दिया। गुजरात राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत केवल कांग्रेस की जीत नहीं, वरिष्ठ नेता माननीय अहमद पटेल जी की जीत भी नहीं, ये देश के हर उस व्यक्ति की जीत है जिसको सत्य और सिद्धांतों में विश्वास है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के राज्यसभा में चुने जाने पर पीएम मोदी ने बधाई दी। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने भी अमित शाह और स्मृति ईरानी को बधाई दी। डॉक्टर चंद्रा ने ट्वीट करके कहा कि दोनों नेताओं के राज्यसभा का चुनाव जीतने से राज्यसभा में एनडीए को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस विधायक राघव पटेल और भोला भाई ने बीजेपी को वोट डाला। दोनों विधायकों ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के एजेंट को अपना पर्चा दिखाया। नियम के मुताबिक अपनी पार्टी के एजेंट को ही पर्चा दिखा सकते हैं। कांग्रेस ने दोनों विधायकों पर नियम तोड़ने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से शिकायत की। चुनाव आयोग ने दोनों विधायकों के वोट रद्द करने का आदेश दिया। गुजरात राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी और अमित शाह को 46 वोट मिले, जबकि बलवंत सिंह राजपूत को 38 वोट हासिल हुए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर मुंबई में मराठा समुदाय के लोगों का मार्च जारी है। महाराष्ट्र के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों से भी आए मराठी मार्च में हिस्सा ले रहे हैं। महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में आरक्षण, कोपर्डी बलात्कार हत्याकांड में आरोपियों को फांसी समेत अपनी कई मांगों को लेकर मुंबई में आज मराठा समुदाय के लोगों ने मूक मार्च निकाला। मुंबई के भाईखला से आजाद मार्ग तक होने वाली रैली के लिए मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक जारी की। मुंबई के भाईखला से आजाद मार्ग तक होने वाली रैली के लिए मुंबई पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की और लोगों को मार्च रूट पर न जाने की सलाह दी गई। आयोजकों का दावा है कि इस मार्च में 5 लाख लोग शामिल हुए। मार्च की वजह से दक्षिण मुंबई के करीब 500 स्कूलों में आज छुट्टी कर दी गई थी। ऑलमोस्ट 350 इयर्स के बाद मराठा समाज जो है वो एक साथ आया है, तो अभी ये जो शक्ति है वो हमें आरक्षण देके ही रहेगी। जो महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया है उस तरीके से हम लोग देश को या पूरे महाराष्ट्र को ये संदेश देना चाहते, प्रशासन को ये संदेश देना चाहते कि मराठा समाज की जो मांगे हैं वो 100% पूरी होनी चाहिए। हम सब बच्चों के पिताजी ने खुदकुशी कर ली, हमारी भी कुछ भी भावना है क्योंकि सरकार हम तरफ ध्यान नहीं देती। मोर्चा में शामिल होने के लिए कल रात से ही देश के अलग अलग हिस्सों से लोग मुंबई पहुंचने लगे थे। इस दौरान मुंबई के कई हिस्सों में गाड़ियों की लंबी कतारें लगी रहीं। रात में ही मुंबई पहुंचे लोगों ने स्टेशन के बाहर सोकर रात गुजारी। मराठा मूक मार्च की वजह से मुंबई के कई रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। बंद रास्तों में दादर फायर ब्रिगेड जंक्शन के जेजे फ्लाईओवर के शुरुआती पॉइंट से सीएसटी जंक्शन तक, ओसीएस रोड से सीएसटी जंक्शन तक, मेट्रो जंक्शन से सीएसटी तक,
और भाटिया बाग से CST की तरफ जाने वाला राइट टर्न शामिल है। मार्च को देखते हुए पुलिस ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया है। नौकरियों और शिक्षा में मराठों के लिए आरक्षण, एट्रोसिटी कानून में संशोधन करके इसके दुरुपयोग पर रोक, किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए कृषि ऋण माफ किए जाएं, कृषि उपज को ज्यादा समर्थन मूल्य दिया जाए, कोपर्डी बलात्कार कांड के दोषियों को फांसी दी जाए। इस मार्च को देखते हुए पुलिस ने लोगों से बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होने पर बाहर न निकलने की सलाह दी है। छेड़खानी का आरोपी हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का बेटा विकास अब से कुछ देर पहले पूछताछ के लिए थाना पहुंच गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों को सुबह 11 बजे थाने पहुंचने का सम्मन जारी किया। चंडीगढ़ में वर्णिका कुंडू के साथ हुए छेड़छाड़ के मामले में आरोपी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला का बेटा विकास चंडीगढ़ के सेक्टर 26 थाने पहुंच गया है। चंडीगढ़ पुलिस ने मामले के दोनों आरोपियों विकास और उसके दोस्त को आज पूछताछ के लिए हाजिर होने का सम्मन जारी किया था। इस बीच आरोपी के पिता ने कहा है कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और अगर मेरा बेटा दोषी पाया जाता है तो कानून के मुताबिक उस पर कार्रवाई होगी। विकास ने पहले भी जांच में सहयोग किया है। टोहाना में उसके निवास पर अभी नोटिस पहुंचा नहीं था। चंडीगढ़ के निवास पर नोटिस पहुंचने की जानकारी मिलते ही हमने विकास को संदेश दिया है और विकास जांच में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ के लिए रवाना हो चुका है। जो भी नेक्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशन का वो डेफिनेटली लिया जाए। हमें उम्मीद है कि वो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे। इससे पहले वर्णिका कुंडू छेड़छाड़ मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट कल गृह मंत्रालय को सौंप दी। पूरे मामले को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने गृह मंत्री को चिट्ठी भी लिखी है, जबकि हरियाणा महिला कांग्रेस के नेताओं ने गवर्नर से मुलाकात की। 4 अगस्त रात करीब 12 बजे विकास बराला ने अपने दोस्त के साथ पीड़ित की गाड़ी का पीछा किया। आरोपियों ने इस दौरान कई बार पीड़ित की गाड़ी रोकने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक बराला और उसके दोस्त ने शराब पी रखी थी। खुद का पीछा होता देख पीड़ित ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है। भारत माता की जय ना बोलने वालों को पाकिस्तानी बता देने वाले नीतीश कुमार के मंत्री के बयान पर विवाद छिड़ गया है। भारत माता की जय पर नया विवाद नीतीश सरकार में खदान मामलों के मंत्री विनोद सिंह ने खड़ा किया। पटना में बीजेपी के भ्रष्टाचार मुक्त बिहार संकल्प सम्मेलन में विनोद सिंह ने भारत माता की जय के नारे लगवाए, लेकिन कार्यक्रम में मौजूद मीडिया के लोगों की तरफ से उन्हें आवाज नहीं आई तो उन्होंने पलटकर पूछ लिया कि क्या आप लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं? कुछ लोग हाथ नहीं उठाए, वो लोग पाकिस्तान माता के तो नहीं है, वो लोग पाकिस्तान माता के तो नहीं है। मंत्री विनोद सिंह के इस अंदाज पर 2-3 पत्रकारों ने एतराज भी जाहिर किया। आरजेडी और खुद जेडीयू के नेताओं ने भी बीजेपी पर वार किया है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के कभी भी ये लोग रक्षक नहीं रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का यही कल्चर और जो है कैरेक्टर है जिसकी चर्चा आज़ादी की लड़ाई में खुद का कोई योगदान नहीं रहा, वो अब पत्रकारों को और देश के लोगों को देशभक्ति का उपदेश दे रहे हैं। ये दुर्भाग्य नहीं। देखिए, मंत्री जी ने उसको मैंने उसको कहा है कि भाई यह मेरी भावना ऐसी नहीं थी, अगर ऐसी निकल गई है मेरे मुंह से कोई शब्द उससे जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंची है तो उन्होंने खेद व्यक्त किया और अपना शब्द वापस भी लिया है। समारोह में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी विवादित बयान दिया, हालांकि बाद में उससे पलट गए। नित्यानंद ने कहा कि मस्जिद चर्च से भी अजान और घंटी के बजाय भारत माता की जय की आवाज आनी चाहिए। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण पर जेडीयू विधायक फिरोज अहमद ने जय श्री राम के नारे लगाए थे। विधानसभा में जय श्री राम के नारे लगाने पर फिरोज के खिलाफ फतवा भी जारी हुआ था। सीएम नीतीश भी नाराज थे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि मंत्री ने हल्के मूड में यह बात कह दी थी, उनका इरादा किसी की देशभक्ति पर सवाल उठाने का कतई नहीं था। महाराष्ट्र में 2 क्लास की किताबों से मुगल काल के चैप्टर गायब करने और मराठा इतिहास को तवज्जो देने पर विवाद खड़ा हो गया। मामला महाराष्ट्र बोर्ड की 7वीं और 9वीं क्लास की हिस्ट्री बुक का है।
अभी तक बच्चे मुगल काल का इतिहास पूरे विस्तार से पढ़ते थे, लेकिन नए सिलेबस में किताब से ये चैप्टर गायब हो चुके हैं। इनकी जगह किताब में मराठा इतिहास को वजन दिया गया है। विधानसभा में विपक्ष ने इसके लिए बीजेपी शिवसेना पर निशाना साधा। शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया। शिवसेना ने कहा कि अपनी संस्कृति और इतिहास को तवज्जो देना अपराध नहीं है। जो हमें अच्छा लगे वही बात रखना और जो हमारे इतिहास का एक काला अध्याय उसको हटाना, ये इतिहास को तोड़ मरोड़ करने की कोशिश की जा रही है। इसकी मैं बहुत हद तक निंदा करता हूँ। दैट आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन फॉर दैट। लेकिन क्या इस देश की हिस्ट्री को मिटाने की जो कोशिश हो रही है ना, वो गलत हो रही है। इस देश में जो हिंदुत्व का नारा लेकर के ये लोग इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। कि इसके बारे में कोई मंत्री निर्णय नहीं लेता है, कोई एक ऑफिसर निर्णय नहीं करते हैं। उसके लिए एक एक्सपर्ट्स की कमेटी रहती है और वो काफ़ी कुछ टेक्स्ट बुक को पढ़ाई करते हुए ये काम सब ये निर्णय लेते हैं। सिलेबस से मुगल शासकों बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब का इतिहास पूरी तरह से हटा दिया गया है। 7वीं 9वीं की इतिहास की किताब में सबसे ज्यादा महत्व मराठा साम्राज्य और शिवाजी को दिया गया है। पिछले सिलेबस में शिवाजी को लोगों का राजा कहा गया था। इस सिलेबस में आदर्श शासक कहा गया है। कांग्रेस के कड़े ऐतराज की एक वजह और है। कहा जा रहा है कि किताब में आपातकाल को डिटेल में बताया गया है, साथ ही बोफोर्स घोटाले का भी जिक्र किया गया है। चीन के सिचुआन में आए भूकंप में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका है। अभी 5 मौतों की पुष्टि हुई है। चीन के सिचुआन प्रांत में मंगलवार की रात आए भूकंप ने सब कुछ उथल-पुथल कर दिया है। भूकंप से कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। रेक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 के करीब आंकी गई है। भूकंप का केंद्र जियांगझू काउंटी से 35 किलोमीटर दूर नगावा जिले में जमीन से 20 किलोमीटर नीचे था। भूकंप का सबसे ज्यादा असर प्रमुख पर्यटन स्थल जियांगझू काउंटी में हुआ है। अनुमान के मुताबिक मंगलवार को यहां करीब 40,000 सैलानी मौजूद थे। भूकंप के झटकों से ध्वस्त हुए घरों में अब भी कई लोग फंसे हो सकते हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। सिचुआन में भूकंप आने के बाद के 2 घंटों में 106 झटके महसूस किए गए। चीन के वेचुआन में मई 2008 में 8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 75,000 लोग मारे गए थे। चीन के लुशान में 2013 में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें 196 लोग मारे गए थे। सिचुआन भूकंप के लिहाज से चीन का सबसे संवेदनशील प्रांत है। भूकंप में यूनेस्को की एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। झारखंड के कोडरमा में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत पर उसके रिश्तेदारों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। ये हंगामा कोडरमा के गायत्री क्लिनिक में हुआ, जब डायलिसिस के दौरान एक मरीज रूपा नारायण यादव की मौत हो गई। मरीज के रिश्तेदार भड़क उठे। उन्होंने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए क्लिनिक में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 2 घंटे चला। बाद में समझौता बैठक हुई। मरीजों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर मामले को दबाने के लिए समझौता करने और पुलिस में शिकायत न करने का दबाव बना रहे हैं। उसके बाद अचानक से बोलता है कि डायलिसिस बंद कर दिए हैं और पंपिंग करने लगा। उनको बताया नहीं कि पंपिंग नहीं कर रहा, लेकिन पंपिंग आधा घंटा से कर रहा था। उनको अंदर घुसने नहीं दिया हॉस्पिटल में। मरीज का डायलिसिस हो रहा था और वो डायलिसिस में सीरियस हुआ और उसको हम लोग बोले कि यहाँ पे आईसीयू का साधन नहीं है, तो आप जहाँ नज़दीक आईसीयू है वहाँ पे आप ले जा सकते। पुलिस काफी देर बाद मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के बीच विवाद शांत कराया। मरीज की मौत पर न रिश्तेदारों ने रिपोर्ट लिखाई, न तोड़फोड़ पर क्लिनिक ने शिकायत की। अस्पताल में होने वाली इस तरह की मारपीट का पीएम मोदी ने आज ही संसद में जिक्र किया। पीएम ने कहा कि लोग सहनशीलता खोते जा रहे हैं।